हेलो बच्चों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आवेश। आज हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आपने वैद्युत आवेश के बारे में बहुत सुना होगा। आज फिर हम लोग जो है एक अच्छे से टॉपिक पे पढ़ रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को सुनते हैं और डेफिनेशन को समझने भी कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग भी लिखते रहिएगा। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश एक ऐसा पदार्थ है। वैद्युत आवेश एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, आवेश कहलाता है। तो आपने पढ़ा और हमने जो लिखा है आपने देखा हुआ होगा कि वैद्युत आवेश एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। यहां तक कि हम लोग सीख चुके हैं। अब बात करें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की, तो हमें यह समझना चाहिए कि आकर्षण और प्रतिकर्षण होता किन किन चीजों के बीच में है। तो आपको सबसे पहले हम आवेश के बारे में बताएंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि आवेश के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले आवेश होता है धनात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आवेश होता है धनात्मक आवेश, और जो दूसरा आवेश होता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। अच्छा, जो धनात्मक आवेश होता है उसे प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसे माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक तो हम लोग समझ गए कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। और आवेश के टाइप भी बता दिया। अगर धनात्मक आवेश है तो प्लस क्यू से प्रदर्शित करेंगे, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो माइनस क्यू से इंडिकेट करेंगे। अगर आपको नोट करना हो तो आप साथ में नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं। आवेश के टाइप हम जान गए। अब बात हो गई आकर्षण और प्रतिकर्षण की। आकर्षण प्रतिकर्षण के लिए हम तुम्हें दो चीजें बताते हैं। पहला होता है फर्स्ट पॉइंट होता है यदि आवेश समान प्रकृति के हैं। यदि आवेश समान प्रकृति के हैं तो ये प्रतिकर्षण करेंगे। अब बात हमने की कि आवेश अगर सेम नेचर के हैं, अगर प्लस क्यू आवेश हैं, मान लीजिए पहला चार्ज हमने प्लस क्यू ले लिया और दूसरा भी प्लस क्यू ले लिया, या फिर हमने क्या करा कि एक माइनस क्यू ले लिया और दूसरा भी माइनस क्यू ले लिया। अब देखते हैं कि नेचर, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो आवेश कैसे हैं, दोनों समान है। देखिए यहाँ पे दोनों, एक ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर में क्या है, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर हटाएंगे। देखिए रिपल कर रहे हैं या नहीं, ये जो फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स बाहर की ओर लगाएगा प्लस क्यू, और ये भी क्या करेगा, थोड़ा एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। बात को मेरी समझिएगा कि अगर इनका नेचर कैसा है, अगर इनका नेचर सेम है, एक जैसे हैं, तो ये एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे। और वही चीज ये माइनस क्यू वाले पे भी अप्लाई होगी। अगर दोनों आवेश कैसे हैं, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति का मतलब है ये माइनस क्यू है और दूसरा भी माइनस
क्यू है। अगर इनके नेचर कैसे हैं दोनों के, अगर इन दोनों के नेचर सेम है तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या रिपल करेंगे। इन्हें हम लोग प्रतिकर्षण भी बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल लग रहा है इसमें, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, इन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो हमने डेफिनेशन में पहले ही लिखाया हुआ है कि वैद्युत आवेश एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। आप लोगों ने प्रतिकर्षण की कंडीशन को सीख लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम इरेज कर देते हैं इसे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन को हमने सीख लिया है, दूसरी कंडीशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आवेश कैसे हो, सेकंड कंडीशन में यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हो, उनका नेचर जो हो वो अलग अलग हो, विपरीत प्रकृति के हो, विपरीत प्रकृति के हो, तब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा आवेश ले लेते हैं हम लोग। हमने क्या बताया कि अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इनका नेचर हम ले लेते हैं। एक पहला आवेश हमने ले लिया प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू ले लिया। अब देखिए इनकी प्रकृति जो है, वो नेचर जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। एक अगर प्लस क्यू का है तो दूसरा किस में है, माइनस क्यू में है। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। तो ये वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला इस तरफ, यानी कि जो आवेश होंगे एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। चलो हमने यहाँ पे कंडीशन दो चीजें सीखी कि ऐसा पदार्थ जिसके कारण या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वैद्युत आवेश कहलाएगा। फिर हमने सीखा कि अगर दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। अगर सेम नेचर उनका है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब सबसे पहले अब बात करते हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की उत्पत्ति किसने की थी। तो सर्वप्रथम पॉइंट बना के लिख लेते हैं। सर्वप्रथम धन शब्द तथा ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन ने किया था। सबसे पहले जो धन आवेश और ऋण आवेश की बात की थी वो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर बात की जाए वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सबसे पहले किसने यूज की थी, अगर बात की जाए सर्वप्रथम वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने की थी, तो वो एक साइंटिस्ट थे थेल्स। थेल्स के बारे में हम बताते हैं। थेल्स ने सर्वप्रथम वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। तो एक साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने क्या बताया कि वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। तो अगर नाम के बारे में पूछा जाए कि किसने सबसे पहले आवेशित करने की प्रक्रिया को बताया, तो आप लोग बताएंगे एक साइंटिस्ट थे थेल्स। अब थेल्स ने कैसे बताया ये भी हमें पता होना चाहिए। तो थेल्स ने ये बताया कि अगर हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, थेल्स ने ये बताया अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है। कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश, और जो रेशम का कपड़ा होगा वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, थेल्स ने यही बताया था कि सर्वप्रथम वस्तुओं को आवेशित किस तरीके से किया जाता है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो रेशम का कपड़ा लिया था और कांच की छड़ ली थी।
तो कांच की छड़ पर आवेश कैसा आ जाता है? जब रगड़ते हैं कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और दूसरा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। चलिए हमारा ये टॉपिक यहाँ पे तो कंप्लीट हुआ। उसके आगे हम बताते हैं आपको कि प्रोटॉन कैसा आवेश है। अगर प्रोटॉन की बात करें, हम आपसे पूछें कि प्रोटॉन कैसा आवेश है, तो आप प्रोटॉन के आवेश के बारे में बता सकते हैं क्या? चलिए हम आपको बता देते हैं। नोट करना हो नोट कर लेना, बाकी आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे वीडियो को बैक कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। तो देखिए प्रोटॉन के बारे में बताते हैं हम आपको। प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश है, प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश है। जिस पर प्लस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, आवेश होता है। अगर बात की जाए प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर वहीं पर बात हम कर दें इलेक्ट्रॉन की, अच्छा प्रोटॉन के अगर हमने आवेश की बात की तो उसके द्रव्यमान के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27। इसके मास की बात कर लेते हैं, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर वजन की बात करेंगे, इसके मास की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, तो उसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश हो जाता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, कूलाम आवेश होता है। अगर इसके मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो इस पर मास होता है 9.1 × 10⁻31, 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अगर आपकी कोई भी टॉपिक में परेशानी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहां तक सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, और मास की बात की अगर हमने तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यहां तक हमने बात को अपना कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। भैया सबसे पहला, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप तो फार्मूला तो बहुत जरूरी है, आपको फार्मूला सीखना ही पड़ेगा। तो उसके फार्मूले की हम बात कर लेते हैं आवेश की। तो आवेश Q बराबर होता है Ne। Q को बोलते हैं आवेश, Q को बोलते हैं आवेश, और N को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब N की बात हो गई, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं E। अब भाई E क्या है, E तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पहले ही बता चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा अगर बात की जाए, इसमें माइनस नहीं लेते हैं, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो माइनस नहीं लेते हैं। माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन बताना, इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली लेते हैं, सिर्फ परिमाण लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेना है हमें जब भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हम आवेश की अगर बात करते हैं, Q बराबर Ne होता है। अगर दूसरे अच्छा इसका वो लिख लेते हैं हम लोग, मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है।
कूलाम होता है। इसका दूसरा फार्मूला अगर हम लिख लेते हैं, एक फार्मूला होता है Q बराबर IT, तो यहां से भी एक मात्रक निकल के आ जाएगा। Q बराबर IT से भी एक मात्रक निकाल सकते हैं, तो यहां से एक मात्रक निकाल लेते हैं Q का। I4 होता है एम्पियर, T4 होता है सेकेंड, तो Q बराबर I4 हो गया एम्पियर, I4 एम्पियर, T4 सेकेंड। तो दूसरा मात्रक हमारा निकल आया एम्पियर सेकेंड। एक तो मात्रक ये निकल के आया एम्पियर सेकेंड वाला, और दूसरा मात्रक हमने लोगों ने लिखा था आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। दो चीजें सीखी। अगर हम बात करें सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। Q बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। अगर सीजीएस मात्रक की हम बात करते हैं तो सीजीएस मात्रक होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में जो यूनिट होता है, मात्रक होता है सीजीएस मात्रक, इसे बोलते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आवेश हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर आवेश टॉपिक में कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। कोई कमी रह रही हो तो उस टॉपिक को और कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।